अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसा जजीरा मौजूद है जो इंतहाई खौफनाक है। ये जजीरा हाल ही में मंजर-ए-आम पर आया, जिसे अस्तोला आइलैंड कहा जाता है। कहते हैं कि ये भी मुमकिन है कि दज्जाल इसी जजीरे पर मौजूद है, और ये जजीरा कितना पुरअसरार है आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे एक लिसनर ने अपना एक वाक़या हम तक पहुँचाया है, जब वो इस जजीरे पर गए और फिर उन्होंने क्या कुछ देखा। सुनकर आप बहुत हैरान होने वाले हैं। आप सब आयतुल कुर्सी पढ़ लें और अपने आसपास हिसार बांध लें। बढ़ते हैं वाक़े की जानिब। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम मेहराब है और मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है। हम बलोचों का रिश्ता समंदर से सदियों पुराना है। मेरे दादा परदादा और फिर अब्बू। हमारे ख़ानदान का हर मर्द मछली के शिकार का ऐसा शौक़ रखता है कि लोग कहते हैं कि हमारी रगों में खून नहीं बल्कि समंदर का नमकीन पानी दौड़ता है। आज जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरी ज़िंदगी का वो पन्ना है जिसे मैंने हमेशा के लिए बंद कर दिया था। मगर वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें पीछा नहीं छोड़ती, ज़िंदगी में कहीं ना कहीं फिर से सामने आ जाती हैं। ये बात सन 2010 की है। मौसम बदल रहा था और गर्मियाँ आने वाली थीं जब अब्बू के एक पुराने दोस्त ने हमें दावत पर बुलाया। उनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान के इलाके पसनी से था। हम कुल 6 लोग थे जो इस सफ़र पर निकले। मेरे दादा जान, ताया, अब्बू, मैं और ताया के 2 बेटे। हमारा प्लान था पसनी के साहिल से कश्ती के ज़रिए अस्तोला के जजीरे पर जाने का। अस्तोला, जिसे जजीरा हफ्तलार भी कहा जाता है, ये जजीरा जितना खूबसूरत है उससे कहीं ज़्यादा पुरअसरार भी है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, और इस जजीरे से मुतल्लिक जितना बलूचिस्तान में रहने वाले लोग जानते हैं उतना कोई नहीं जानता होगा। हम दोपहर के वक्त पसनी पहुंचे, जहां अब्बू के दोस्त ने हमारा इंतज़ार कर रखा था। उन्होंने हमारी मुलाकात फैज़ मोहम्मद से करवाई, जिसकी साहिल पर 10-12 कश्तियाँ थीं, और हमें जजीरे पर फैज़ मोहम्मद ने ही लेकर जाना था। फैज़ मोहम्मद वहाँ का मकामी था और चप्पा चप्पा जानता था। हमने अपना सारा साजो सामान, खैमे, मछली पकड़ने के कांटे, आग जलाने की लकड़ियाँ और खाना पीना सब कश्ती में लादा और निकल पड़े गहरे समंदर की तरफ। पसनी से अस्तोला तक का सफ़र 3 घंटे का है, जो कश्ती के ज़रिए तय किया जाता है। जैसे जैसे कश्ती आगे बढ़ रही थी, साहिल की रोशनियाँ धुंधली होती जा रही थी और हमारे चारों तरफ नीला पानी। मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मैं पहली बार इस जजीरे पर जा रहा था और जजीरे की खूबसूरती के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। सफ़र के दौरान मैंने फैज़ मोहम्मद से वैसे ही पूछा, फैज़ चचा, अस्तोला पर कोई रहता नहीं? मेरी बात सुनकर उन्होंने कश्ती के इंजन से नज़र हटाई और मेरी तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में एक अजीब सी संजीदगी थी। कहने लगे, मेहराब बेटा, वहाँ कोई इंसान नहीं रहता, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ कोई है ही नहीं। मैंने जब से होश संभाला है, मैंने वहाँ एक शख्स को देखा है। जब परिंदे अचानक चीखना बंद कर दें और समंदर का पानी ठहर जाए तो समझ लो वो नमोदार होने वाला है। मैंने उसे जब भी देखा वो कुछ न कुछ चबा रहा होता है, अजीब तरह से। और हाँ, वो इंसान नहीं है। बस इतना बोलकर वो खामोश हो गए और फिर कश्ती को संभालने लगे। मेरे ताया के बेटों ने भी ये बात सुन ली थी, लेकिन उस वक्त इस बात पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं थी। सूरज डूब रहा था, आसमान पर सुर्ख रंग की अजीब सी चादर फैली हुई थी। जब हम अस्तोला के करीब पहुंचे तो रात हो चुकी थी, क्योंकि ये सफ़र अच्छा खासा था। कहने को तो 3 घंटे का, लेकिन हमें 4 घंटे से ज़्यादा लग गए थे। चांद की हल्की रोशनी में वो जजीरा रोब भरी वाइब्स ले रहा था। हमने जजीरे पर पहुंचकर थोड़ा आगे करके एक जगह खैमा लगाया। चारों तरफ मुकम्मल खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में भी एक अजीब सी फीलिंग थी। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा जैसे उस जजीरे पर बहुत सारे लोग हों और वो सब के सब हमारे आने पर खामोश हो गए हों। वो तो हमें देख रहे हों, लेकिन हम उनको ना देख पा रहे हों। इस बात को मुझ समेत सब महसूस कर रहे थे, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हमने आपस में इस एहसास का जिक्र नहीं किया और सामान रखने लगे। अभी हम सामान सेट कर ही रहे थे कि अचानक एक खौफनाक सी आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था कोई बहुत तेज़ी से गोश्त और हड्डियाँ चबा रहा हो। हम सब ठिठक गए। मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी उस तरफ फैलाई तो कुछ दूरी पर एक चट्टान के पीछे एक लंबा सा साया बैठा था। वो हिला नहीं, बस उसके चबाने की आवाज़ और तेज़ी से आने लगी। फैज़ मोहम्मद ने फ़ौरन मेरा हाथ पकड़कर नीचे कर दिया और इशारे से कहा, उसकी तरफ मत देखो, वो खुद ही चला जाएगा। बस मैं कह रहा हूँ ना कि मत देखो। रिजवान, उस वक्त जो मेरी कैफियत थी उसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता।
हमारे दिलों की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। मेरे ताया ने बलोची ज़ुबान में फैज़ मोहम्मद से पूछा कि ये कौन है, यहाँ पहले से कोई मौजूद है क्या? जिस पर फैज़ मोहम्मद ने अपने होंठों पर उंगली रखकर खामोश रहने को कहा। खैर, थोड़ी देर बाद जब वो आवाज़ बंद हुई तो हमने हिम्मत पकड़ी। उस वक्त फैज़ मोहम्मद ने ये कहकर टाल दिया कि बस वो चला गया है। इससे ज़्यादा उसने कोई इजाफी बात ना की। ताया ने समझा कि कोई मछेरा होगा जो फैज़ मोहम्मद को जानता होगा। जब माहौल थोड़ा बेहतर हुआ तो मेरे दादा ने कहा कि चलो मंदिर देख कर आते हैं, फिर जाल लगाएंगे। सुना है कि कोई बहुत पुराना मंदिर है यहाँ, जो 1500 साल से भी ज़्यादा पुराना है। जवानी में कुछ दोस्त आए थे यहाँ, लेकिन इत्तेफाक से मैं उनके साथ नहीं आ सका था। रिजवान भाई, जब हम वहाँ मंदिर की तरफ बढ़े तो माहौल अजीब से अजीब होता चला गया। वहाँ की हवा में एक बोसीदा मिट्टी और पुराने खून जैसी बदबू थी और मंदिर की दीवारें काली पड़ चुकी थीं। लेकिन जैसे ही हमने दहलीज पर कदम रखा, अंदर से किसी के गुर्राने की आवाज़ आई। इतनी भारी और गुस्से भरी आवाज़, जैसे कोई दरिंदा अपना इलाका बचा रहा हो और चाह रहा हो कि ये सब फौरन से पहले यहाँ से चले जाएं। हम अंदर गए रोशनी की, मगर वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ मिट्टी पर कुछ ऐसे निशानात थे जैसे कोई भारी चीज़ घसीटी गई हो। वहाँ कुछ था, कोई ऐसी मखलूक जो हमारे आने पर कुछ वक्त के लिए ऐसी जगह चुप गई थी जहाँ हम नहीं जा सकते थे। उस जगह पर ज़्यादा रुकना हमने मुनासिब नहीं समझा और फिर ताया ने आवाज़ लगाई कि चलो शिकार करते हैं, ये जगह दिन में आने की है। वापस साहिल पर आकर हमने शिकार शुरू कर दिया, जिस मकसद के लिए हम आए थे। मैं पानी के बिल्कुल करीब खड़ा था। अचानक मैंने देखा कि पानी में मेरा अक्स नज़र आ रहा है, मगर मेरे अक्स के थोड़ा पीछे एक और चेहरा था। एक ऐसा चेहरा जिसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं और मुंह से काला पानी बह रहा था। मैंने डर कर पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था, मगर जब वापस पानी में देखा तो वो चेहरा अब मुस्कुरा रहा था। मैंने चीख मारी और पीछे हट गया। दादा ने पूछा तो मैंने बात टाल दी, ये कहकर कि शायद कोई मछली उछली है, जिसे देखकर मैं डर गया था। तकरीबन 1 घंटे के अंदर हमने काफ़ी मछलियाँ पकड़ ली। ताया का बेटा जुबैर वहीं रुक गया मछलियाँ ग्रिल करने के लिए और हम दोबारा जाल डालकर पानी की तरफ चले गए। उस जगह पर मछलियों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। जाल फेंकते थे तो काफ़ी मछलियाँ लग जाती थीं। हम सब के सब मछलियाँ पकड़ने में मगन थे कि इसी दौरान हमें जुबैर की ज़ोरदार चीख सुनाई दी। हम भागते हुए वापस आए कि अल्लाह जाने क्या हो गया जुबैर को, वो ठीक तो है। वापस पहुंचे तो देखते हैं कि ग्रिल अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन उस पर रखी गई तमाम मछलियाँ गायब हैं। आग बुझ चुकी थी और जुबैर ज़मीन पर पड़ा था। उसका जिस्म ऐसे अकड़ा हुआ था जैसे उस पर किसी ने बिजली छोड़ दी हो। अब्बू, ताया जान, सब के सब बहुत परेशान हुए कि ये सब अचानक क्या हो गया है। रिजवान, जब हमने उसे हिलाया तो उसकी बात ने हमें और भी हैरान कर दिया। उसने कांपते हुए हमें बताया कि कोई मेरे पीछे खड़ा था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि आज तुझे घसीट कर पानी में ले जाऊं। उसका हाथ बर्फ से ज़्यादा ठंडा था। फिर उसने बताया कि मैं जैसे ही चीखा वो वजूद उसी वक्त गायब हो गया। जुबैर की ये बातें सुनकर हम सब बुरी तरह से डर गए थे। रात बहुत हो चुकी थी, वहाँ हर तरफ खौफ और सन्नाटा था। उसी वक्त दादा आगे बढ़े और कहा कि फ़ौरन से पहले सारा सामान समेटो और यहाँ से निकलने की करो। ये इशारे हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं हैं। अगर हम मज़ीद यहाँ रुके तो कुछ बुरा भी हो सकता है। रिजवान, जब हम सामान समेट रहे थे तो मुझे हवा में बाकायदा सरगोशियाँ सुनाई दे रही थीं। वो कोई ऐसी ज़ुबान थी जो हमारी समझ से बाहर थी। ऐसा लग रहा था कि सदियों पुराने लोग हमारे कानों में आकर खिचमिच कर रहे हैं। जब हम कश्ती की तरफ बढ़े तो हमारी आंखों के सामने ऐसा मंजर था जिसे देखकर हमारे पांव तले ज़मीन निकल गई। जजीरे की चट्टानों पर तकरीबन 15 से 20 लोग नमूदार हुए। उनके कद मुश्किल से 2 फुट होंगे, एक आम इंसान के घुटनों तक। उनके सर बड़े बड़े थे और हाथ पैर बहुत लंबे और पतले थे। वो सब चुपचाप खड़े हमें देख रहे थे और फिर वही शख्स चट्टान के ऊपर नमूदार हुआ जिसे हमने शुरू में देखा था। जैसे ही वो शख्स बाहर आया, वो छोटे कद वाले लोग एक साथ रोने लगे। उनके रोने की आवाज़ ऐसे थी जैसे किसी जानवर और इंसान की आवाज़ का मिलाप हो। ये मंजर इतना खौफनाक था कि हम सबकी ज़ुबान से अल्लाह के नाम जारी हो गए। इससे पहले कि बात मज़ीद बढ़ती, हम सब कश्ती में कूदे। फैज़ ने इंजन स्टार्ट किया और पूरी रफ्तार से कश्ती को जजीरे से दूर ले गया। थोड़ा दूर जाने के बाद मैंने मुड़कर देखना चाहा तो दादा ने मेरा सर नीचे कर दिया। हम सब ने आंखें बंद कर लीं और दरूद शरीफ का विर्द शुरू कर दिया। हमें जजीरे से निकलने के बाद भी काफ़ी देर तक रोने और चीखने की आवाज़ें आती रहीं।
रात के उस पहर समंदर के बीचों बीच हम सब के सब खामोश थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आपस में कोई बात कर सके। जब हम वापस साहिल पर पहुंचे तो सुबह की रोशनी हो रही थी। हम सब लोग सारा रास्ता दुरूद शरीफ पढ़ते आए थे। रिजवान भाई, मेरी इस बात का कोई यकीन करे या ना करे, मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जजीरा आम नहीं है, ये कुछ और ही है। और इस कुछ और इससे मतलब शायद ऑडियंस में सुनने वाले बहुत कम लोग ही समझ पाएं। आगे बढ़ने से पहले मैं छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आपको हमारा ये सफ़र पसंद आ रहा है और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। आपकी सपोर्ट से मुझे और भी नए एपिसोड्स बनाने की हिम्मत और मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, क्योंकि इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है और फिर मज़ीद अच्छा काम करने का दिल चाहता है। अब इसी के साथ बढ़ते हैं आज के एपिसोड के आखिरी वाक़े की जानिब, जो मोमिन ने फैसलाबाद से भेजा है। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, मेरा नाम मोमिन है और मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद से है। आज मैं अपना एक वाक़या आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि आप इसे अपने अंदाज में लोगों तक पहुँचा सकें। ये उस वक्त की बात है जब मेरी नाइट ड्यूटी लगा करती थी। फैसलाबाद की एक बड़ी टेक्सटाइल में मैं सुपरवाइज़र था और मेरी शिफ्ट रात के 2 बजे ख़त्म होती थी। सर्दी का मौसम था और उस रात धुंध इतनी गहरी थी कि पास का रास्ता भी ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। फैक्ट्री से मेरा घर तकरीबन आधे घंटे के फासले पर था। मैं अपनी बाइक पर फैक्ट्री से निकला। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। सड़क पर मेरे अलावा कोई और गाड़ी या बंदा दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। मैं नहर वाले रास्ते पर पहुंचा, जहां आम दिनों में भी रात के वक्त काफ़ी वीराना होता है, क्योंकि दोनों तरफ बड़े बड़े दरख्त हैं और आबादी दूर है। उस रात सर्दी बहुत चुभने वाली थी। सर्दी की वजह से मैंने खुद को हर तरह से कवर कर रखा था, लेकिन फिर भी ठंडी हवा सीधा जिस्म को चीर रही थी। मैं दरमियानी रफ्तार पर घर की तरफ बढ़ रहा था कि इसी दौरान अचानक मेरी बाइक की हेडलाइट्स खुद ब खुद मदम होने लगी, जैसे किसी ने उसकी रोशनी कम कर दी हो या हाथ रख दिया हो। मैंने रफ्तार आहिस्ता कर ली ताकि अंधेरे में सड़क से कच्चे पर ना उतर जाऊं। जब मैं एक पुराने दरख्त के पास से गुजरा जो नहर के किनारे पर था, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे बाइक पर बैठ गया है। एकदम से बाइक काफ़ी भारी हो गई और इसी के साथ मेरे जिस्म में एक अजीब सा बोझ आ गया। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की और दिल ही दिल में आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। लेकिन मसला तब बढ़ा जब मुझे अपने पीछे से किसी की ठंडी सांस अपनी गर्दन पर महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ जैसी ठंडी हवा गर्दन से जिस्म में उतर रही है। साथ ही एक अजीब सी स्मेल आने लगी, जैसे कचरे और जलने की बदबू हो। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। मैंने बाइक भगाने की कोशिश भी बहुत की, लेकिन बाइक की स्पीड बिल्कुल नहीं बढ़ रही थी, जैसे पीछे वाले ने बाइक को पूरी ताकत से पीछे की तरफ खींच रखा हो। रिजवान फिर उस वजूद ने मेरे कान के बिल्कुल पास फुसफुसाते हुए आवाज़ दी। उसकी आवाज़ बिल्कुल भारी, फटी हुई और अजीब थी। उसने सिर्फ इतना कहा, इतनी रात के कहाँ जा रहे हो? मुझे भी घर तक छोड़ दो, मैं थोड़ा सा आगे ही रहता हूँ। रिजवान ये सुनने के बाद मेरे हाथ पांव सुन पड़ गए और फिर घबराहट में मेरी नज़र बाइक के साइड मिरर में चली गई। पीछे जो वजूद बैठा था उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं और चेहरा किसी जले हुए इंसान जैसा था। उसने मुझे मिरर में घूर कर देखा और उसके होंठों पर एक पुरस्कार सी मुस्कुराहट थी। इसके बाद के अगले लम्हे मैंने कैसे गुजारे ये मुझे याद भी नहीं। मैंने आंखें सामने रास्ते पर जमा कर रखी और बिल्कुल नहीं रुका, बस तसलसल के साथ वज़ाइफ पढ़ता रहा। जैसे ही शहर की आबादी शुरू हुई और सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स आईं, वो वजूद अचानक गायब हो गया। बाइक एकदम हल्की हो गई और हेडलाइट्स की रोशनी ठीक हो गई। रिजवान, मैंने बाकायदा महसूस किया था कि मेरे बाइक से कोई उतरा है। मैंने घर तक एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। घर पहुंचकर मैंने जल्दी से दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और सीधा अपने बिस्तर में घुस गया। फिर इसके बाद मैं दोबारा कभी उस सड़क से अकेला नहीं गुजरा। मैं आज के वाक़यात भेजने वालों का दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और अपने वाक़यात हम तक पहुंचाए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मज़ीद एपिसोड्स मैं आप सबके लिए लाता रहूं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाएगा और मेरी हर एपिसोड आप सब तक आसानी से पहुंच पाएगी।
आप सब नीचे दिए गए नंबर पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, जल्द ही नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।